हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज अफगानिस्तान से दो बड़ी खबरें आई हैं। पहली तो यह कि तालिबान ने अपनी सरकार के फॉर्मेशन को फिलहाल टाल दिया है। तालिबान ने कल ऐलान किया था कि आज यानी फ्राइडे को अफगानिस्तान में नई सरकार का गठन हो जाएगा। आज जुमे की नमाज के बाद सरकार के स्वरूप का ऐलान होना था, लेकिन ऐन वक्त पर सरकार के फॉर्मेशन की तारीख आगे बढ़ा दी गई। अफगानिस्तान की कल्चर मिनिस्ट्री ने तो काबुल समेत तमाम शहरों में सरकार के गठन के बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए थे, ऐलान कर दिया था। लेकिन शाम को 5 बजे यह कहा गया कि नई सरकार का गठन फिलहाल मुलतवी करने का फैसला किया गया है। और अफगानिस्तान से दूसरी बड़ी खबर यह है कि तालिबान को पंजशीर में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। पंजशीर पर कब्जे को लेकर तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। कल पूरी रात पंजशीर वैली और आसपास का इलाका गोलियों, रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार की आवाजों से गूंजता रहा। रात के अंधेरे में ऑटोमेटिक मशीन गन से लगातार हो रही फायरिंग का मंजर देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। ऐसी तस्वीरें शायद आपने सिर्फ फिल्मों में देखी होंगी। तालिबान किसी भी कीमत पर पंजशीर वैली पर कब्जा करना चाहता है और अहमद मसूद की लीडरशिप वाले नॉर्दर्न अलायंस की कोशिश है किसी भी कीमत पर तालिबान को पंजशीर वैली से दूर रखा जाए। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि पंजशीर की खूबसूरत वादियों में किस तरह चारों तरफ मौत का मंजर पसरा हुआ है। जिस पंजशीर में अब तक नदियों के बहते हुए पानी की आवाज सुनाई पड़ती थी, अब वहां सिर्फ फायरिंग की आवाज और रॉकेट की गूंज सुनाई दे रही है। नॉर्दर्न अलायंस का दावा है कि उसने अब तक तालिबान के 500 से ज्यादा फाइटर्स को मार गिराया है। दूसरी तरफ तालिबान ने अब अपने टैंक्स, अपनी तोपें और सबसे इलीट और ट्रेन कमांडोज को पंजशीर वैली पर धावा बोलने के लिए भेजा है। पंजशीर की सप्लाई लाइंस काट दी गई हैं और तालिबान का दावा यह है कि नॉर्दर्न अलायंस के बड़े लीडर अमरुल्लाह साले पंजशीर से भाग गए हैं। जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हैं, ये कल रात की हैं, लेकिन पंजशीर वैली का मंजर इस वक्त भी बिल्कुल ऐसा ही है। पंजशीर वैली में जबरदस्त बमबारी हो रही है, रॉकेट चल रहे हैं। असल में अफगानिस्तान के 34 में से 33 प्रोविंस पर तालिबान का कब्जा हो गया है, लेकिन पंजशीर अकेला ऐसा इलाका है जहां तालिबान का झंडा अब तक नहीं लहरा है। यहां अभी भी नॉर्दर्न अलायंस नेशनल रेसिस्टेंस फोर्स के बैनर के तले अफगानिस्तान का झंडा है। पंजशीर में तालिबान को जबरदस्त मुकाबला करना पड़ रहा है। इस वक्त भी आलम यह है कि पूरी रात रॉकेट बरसते हैं, मशीन गन से फायरिंग होती है और दोनों तरफ से भीषण जंग हो रही है। नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है। काफी संख्या में लोग घायल हो रहे हैं, लेकिन गोलीबारी रुकती नहीं, थमती नहीं, ना ही मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स पर ब्रेक लगता है। पंजशीर के लड़ाकों की ओर से यह वीडियो जारी किया गया है। नॉर्दर्न अलायंस का कहना है कि रॉकेट्स तालिबान को टारगेट करते हुए बरसाए गए और उसमें तालिबान को भारी नुकसान हुआ। अफगान मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले 3 दिन से पंजशीर घाटी पर किए गए हमलों में तालिबान को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अनवेरिफाइड सोर्सेज कहते हैं कि एक रात में ही तालिबान को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। उसके 450 से ज्यादा फाइटर्स मारे गए। कई तालिबानियों को कैप्चर करने की बात भी कही गई है।
तालिबान का दावा है कि कल रात उसने पंजशीर घाटी पर अब तक का सबसे जबरदस्त हमला किया, जिसमें नॉर्दर्न एलायंस को भारी नुकसान हुआ। तालिबान ने अपने टैंक्स, आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर्स को पंजशीर की तरफ भेजने का दावा किया है। मैं आपको बता दूं, ये वही अमेरिकन हथियार हैं जो कुछ दिन पहले ही तालिबान के कब्जे में आए हैं। इन्हीं अमेरिकी रॉकेट लॉन्चर्स, असॉल्ट राइफल्स और मशीन गन्स के दम पर तालिबान लगातार पंजशीर पर एग्रेसिव अटैक का दावा कर रहा है। तालिबान के एक स्पोक्सपर्सन का कहना है कि पंजशीर में रेसिस्टेंस फोर्स को हराने का पूरा प्लान तैयार हो गया है और जल्दी ही पंजशीर पर भी तालिबान का कब्जा हो जाएगा। लेकिन नॉर्दर्न एलायंस का दावा है कि तालिबान कोशिश तो पूरी कर रहा है, ताकत भी पूरी तरह से लगा रहा है, लेकिन पंजशीर के लड़ाके तालिबान की हर चाल को फेल कर रहे हैं। अहमद मसूद के फाइटर्स का कहना है कि उनके पास भी हेवी एम्यूनिशन मौजूद है। BM सीरीज के रॉकेट लॉन्चर्स हैं, 1 मिनट में सैकड़ों बुलेट फायर करने वाली हेवी मशीन गन्स हैं और इन्हीं का इस्तेमाल वो तालिबान को भगाने के लिए कर रहे हैं। असल में इस वक्त पंजशीर के पास परवान प्रोविंस पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। NRF का दावा है कि उसने परवान के कई मेन पॉइंट्स पर कब्जा कर लिया है। तालिबान का दावा यह है कि वो अभी तक पंजशीर के 20% इलाके पर कब्जा कर चुका है और वो धीरे धीरे पंजशीर के शतुल और परवान इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। और कल जहां सबसे ज्यादा टकराव हुआ, तालिबान और NRF के लड़ाके आमने सामने थे, वो इन्हीं दोनों डिस्ट्रिक्ट में थे। Alhamdulillah. Askar gul bata zakhmi. Bas bredi. راتخت لرسي. ما ولا بس ما ولا بس خاتم سول. ما ولا يدرسنا بكوي. الحمد لله دستير خاتم سول جناب ويستاكو. سركي. तालिबान बार बार कहता है कि शतुल के अलावा दूसरे 11 आउटपोस्ट पर भी उसका कब्जा हो गया है और उसके साथ साथ उसने रेसिस्टेंस फोर्स के कम से कम 34 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अहमद मसूद के कमांडर्स इन सारे दावों को गलत बताते हैं। उनका कहना है तालिबान तो अभी तक पंजशीर में दाखिल भी नहीं हुआ है और अगर दाखिल होने की कोशिश करता भी है तो उसे वहीं ढेर करने के लिए जवान पोजीशन लेकर खड़े हैं। पंजशीर घाटी की आज कुछ और तस्वीरें मुझे मिली हैं। ये दिन की तस्वीरें हैं। इसमें नॉर्दर्न एलायंस की फोर्स तालिबान के कब्जे वाली एक बख्तरबंद गाड़ी को डिस्ट्रॉय करती हुई दिखाई दी और इसके बाद एक टैंक को भी तालिबान के लड़ाकों से लूटने का दावा किया कहा गया। जिस वक्त तालिबान के फाइटर्स सिराज माउंटेन से होते हुए शतूल डिस्ट्रिक्ट में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, तब तालिबान के इस अटैक को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया। जो लड़ाके ग्राउंड पर मौजूद थे उन्हें अपनी पोजीशन से पीछे हटना पड़ा। वो टैंक और हथियार छोड़कर भाग गए। तालिबान की कुछ गाड़ियों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, जबकि बाकी हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया गया। यानी अब नॉर्दर्न एलायंस का दावा है कि उसके पास भी वो आर्म्स मौजूद हैं जो तालिबान के पास थे। तालिबान के खिलाफ ऑल आउट अटैक करने वालों ने यह भी कहा कि तालिबान को शतूल डिस्ट्रिक्ट और परवान प्रोविंस में इतना नुकसान हुआ कि वो कई डेड बॉडीज को वापस भी नहीं ले गए।
बैटलफील्ड में अब भी 40 से ज्यादा तालिबानी फाइटर्स के शव पड़े हुए हैं। ऐसी कई बातें कही गई हैं। हमने पोजीशन ले रखी है और जंग अब भी जारी है। दुश्मन का खात्मा कर दिया गया है। मैंने तालिबान से उनके हथियार ले लिए हैं। उनके शव जमीन पर पड़े हैं और सब लोग इन्हें देख सकते हैं। पंजशीर में इस वक्त अहमद मसूद का साथ देने के लिए अफगान फोर्सेस के कई बड़े जवान मौजूद हैं। कई बड़े अफसर इसमें शामिल हैं। मसूद की कॉल पर ये जवान पंजशीर वैली में पहुंचे हैं और तालिबान को चुनौती दे रहे हैं। तालिबान का कहना है कि उसने इस वक्त पंजशीर की पूरी सप्लाई लाइन काट दी है। सलाग हाईवे पर तालिबान अपना कंट्रोल होने का दावा कर रहा है। हालांकि पहले इस तरह की बातों को अमरुल्लाह सालेह की तरफ से फौरन गलत बता दिया गया था, लेकिन ये सही है कि आज अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के खिलाफ यूनाइटेड नेशन से अपील की है। सालेह ने कहा कि तालिबान पंजशीर वैली में वॉर क्राइम कर रहा है। वो बड़े बुजुर्गों को और बच्चों को ढाल बनाकर वैली में घुसने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पंजशीर की तरफ से जगह जगह पर माइंस बिछाई हुई हैं, लेकिन तालिबान पहले इन जगहों पर पंजशीर के लोगों को आगे करता है ताकि माइन ब्लास्ट में बेगुनाह लोग मारे जाएं, आम लोग की कैजुअल्टी हो और आम लोग की लाशों पर गुजरकर तालिबान पंजशीर में घुसने का रास्ता बना रहा है। अफगानिस्तान के एक्टिंग प्रेसिडेंट होने का दावा करने वाले अमरुल्लाह सालेह ने यह भी कहा कि तालिबान ने पंजशीर के लिए मेडिकल फैसिलिटीज को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन इन सब पाबंदियों के बावजूद अफगानिस्तान के झंडे को बचाने के लिए जंग जारी है। जो लोग हमले में घायल हो रहे हैं वो दोबारा जल्द से जल्द मोर्चे पर पहुंच रहे हैं। कई जगह तो पूरी वैली का एरियल सर्वेलांस भी किया गया है। पंजशीर को जीतना तालिबान के लिए इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि पंजशीर के लड़ाकों को वहां की भौगोलिक स्थिति का फायदा मिलता है। इसीलिए आज तक पंजशीर वैली पर कोई भी बाहरी कब्जा नहीं कर पाया। असल में पंजशीर हिंदू कुश पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। चारों तरफ 10,000 फीट की ऊंचाई वाले पहाड़ हैं। ये पहाड़ एक तरह से इस वैली के लिए, वहां के फाइटर्स के लिए नेचुरल बैरियर का काम करते हैं। पंजशीर के हिल टॉप पर, पहाड़ों की ऊंचाई पर अहमद मसूद के फाइटर्स मौजूद हैं। इन्हें हाइट का एडवांटेज है। इसीलिए जब नीचे की तरफ से तालिबान के हथियारबंद लड़ाके घाटी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो ऊपर से गोलियों के बौछार कर देते हैं। पंजशीर घाटी में कुल मिलाकर छोटी बड़ी 21 सब वैलीज हैं जिनके जरिए तालिबान के हर रूट पर नजर रहती है। इसी वजह से अभी तक तालिबान को यहां काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि काबुल से पंजशीर वैली की दूरी सिर्फ 120 किलोमीटर है। जिस बगराम एयरबेस पर इस वक्त तालिबान का कब्जा है उसका सबसे शॉर्टकट रूट पंजशीर से होकर जाता है। और तो और काबुल की तरफ जाने वाली स्ट्रेटेजिक रोड भी पंजशीर से दूर नहीं है। इसीलिए तालिबान अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के साथ अब भी बातचीत के फेवर में है। तालिबान का कहना है कि वो पंजशीर में शांति चाहता है। लेकिन अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि तालिबान की सरकार में ताजिक मूल के लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए, उनके साथ पावर शेयरिंग होनी चाहिए और तालिबान इसके लिए राजी नहीं है। इसलिए दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है, जंग जारी है। मसूद के फाइटर्स का कहना है कि खून की आखिरी कतरे तक हम डटे रहेंगे, मार देंगे या मर जाएंगे, लेकिन जंग के मैदान में लड़ते रहेंगे।
have a lot of equipments with ourselves. हमारे पास हथियार है। हम अपने इस इलाके और जमीन की हिफाजत खून के आखिरी कतरे तक करेंगे। हम शहीद होने या दुश्मन को मौत के घाट उतारने तक लड़ेंगे। हम तालिबान को शिकस्त देने के लिए तैयार हैं। तालिबान हम पर हमला करने आए हैं और हमारी फोर्स उनको हरा कर ही दम लेगी। इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी। Our resistance forces are ready to beat back the Taliban again. अब ये बात तो साफ है कि फिलहाल हथियारों की लड़ाई में पंजशीर के फाइटर्स तालिबान के फाइटर्स पर भारी पड़ रहे हैं। तालिबान को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है। तालिबान हैवी वेपनरी का इस्तेमाल कर रहा है। पंजशीर में तोपें और टैंक तैनात कर दिए हैं। इसके बाद भी नॉर्दर्न अलायंस के फाइटर्स पीछे नहीं हटे हैं। इसलिए अब तालिबान ने दूसरा रास्ता अपनाया है। इस वक्त की अपडेट यह है कि तालिबान ने पंजशीर वैली में रसद की सप्लाई के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। खाने के सामान की सप्लाई ठप कर दी गई है। तालिबान ने पंजशीर के ज्यादातर इलाकों में पावर की सप्लाई भी बंद कर दी है। इंटरनेट बंद कर दिया है। इसके कारण अब वहां के लोगों को दिक्कत हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले नॉर्दर्न अलायंस के बड़े नेता अब्दुल्ला सालेह ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि तालिबान जब जंग में हार रहा है तो अब गैर इस्लामिक और इनह्यूमन तरीके अपना रहा है, लेकिन पंजशीर के लोग जान दे देंगे, अपनी जमीन नहीं देंगे। इसके थोड़ी देर बाद खबर आई कि अब्दुल्ला सालेह पंजशीर से भाग गए हैं, लेकिन इसके कुछ ही मिनट बाद सालेह ने ट्वीट किया कि पंजशीर के शेर डटे हैं और डटे रहेंगे। मतलब यह है कि अभी पंजशीर में तालिबान से जंग लंबी चल सकती है। एक बात और, खबर यह भी आ रही है कि अब अफगानिस्तान की सत्ता में भागीदारी को लेकर तालिबान के तमाम कबीलों के नेताओं में खींचतान शुरू हो गई है। इसीलिए अब अफगानिस्तान की नई सरकार के फॉर्मेशन का ऐलान नहीं हो पाया। मैं आपको बता दूं कि तालिबान की कल्चर मिनिस्ट्री ने अफगानिस्तान के तमाम शहरों में सरकार के गठन के पोस्टर्स और बैनर लगाने शुरू कर दिए थे। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो काबुल की सड़कों पर नई सरकार के फॉर्मेशन के बैनर्स की हैं। ये आज ही दिन में जुमे की नमाज की पहले की हैं। ये पूरे काबुल में लगाई गई थी, क्योंकि कल ही तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि आज जुमे की नमाज के बाद नई सरकार के फॉर्मेशन का ऐलान होगा। लेकिन आज शाम को तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि अब सरकार के गठन में कुछ वक्त लगेगा। अफगानिस्तान में नई सरकार का फॉर्मेशन टल गया है। एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि तालिबान के नेताओं के बीच कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि यह तो तय हो गया कि मुल्ला बरादर अफगानिस्तान की सरकार के सबसे बड़े लीडर होंगे, लेकिन दूसरे मंत्रालयों को लेकर अभी सहमति नहीं बन पाई है। क्योंकि सरकार के गठन को टालने के ऐलान के बाद सवाल उठने लगे, तो तालिबान ने दोबारा मामले को संभालने की कोशिश की। शाम को दावा किया अब कल सरकार के गठन के बारे में कोई बड़ा फैसला होगा। असल में अफगानिस्तान के बारे में सारे फैसले रहबरी शूरा में होंगे। यह काउंसिल तालिबान की गाइडेंस फोर्स है। अब रहबरी शूरा की मीटिंग कल होगी, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि अफगानिस्तान में सरकार का फॉर्मेशन कल हो पाएगा। कल की मीटिंग में सरकार के स्वरूप पर विचार होगा। उसके बाद यह तय होगा कि सरकार का गठन कब होगा। यानी अफगानिस्तान में सरकार के फॉर्मेशन में अभी कुछ वक्त लग सकता है। इस बीच सरकार के गठन से पहले तालिबान को एक बार फिर झटका लगा। ब्रिटेन ने आज साफ साफ कह दिया कि फिलहाल वो तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देगा। लेकिन बातचीत जरूरी है, क्योंकि अब भी ब्रिटेन के कई नागरिक वहां फंसे हुए हैं, इसलिए डायलॉग हो सकता है। हमारा रुख ये है कि हम तालिबान को सरकार के तौर पर मान्यता नहीं देते। असल में यूके सरकारों को मान्यता देने की प्रैक्टिस फॉलो नहीं करता, लेकिन हम इस बात का महत्व समझते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, और उसकी वजह साफ है क्योंकि कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। इनमें ब्रिटिश नागरिकों की अफगानिस्तान से सुरक्षित वापसी, वो लोग जिन्होंने हमारी सरकार के लिए काम करना था उनकी वापसी होनी चाहिए, और जरूरत इस बात की है कि हम इन सारी चीजों पर सीधे तौर पर बात कह सकें। कुछ मुद्दे अब भी अनसुलझे हुए हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि डायलॉग हो सके। और मैं साफ तौर पर कहूं तो तालिबान ने कई ऐसे वादे किए हैं जिनमें जुबानी तौर पर कुछ सकारात्मक भी हैं, लेकिन अभी उनका टेस्ट बाकी है। ये देखना होगा कि जो तालिबान ने कहा वो पूरा करते हैं या नहीं, लेकिन जब तक बातचीत ना हो तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। ब्रिटेन की लाइन लगभग वही है जो भारत की है। वेट एंड वॉच की स्थिति है।
लेकिन चूंकि नागरिक वहां फंसे हैं, इसलिए तालिबान से कोई ना कोई कांटेक्ट रखना जरूरी है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा कि ब्रिटेन तालिबान की सरकार का रुख देखेगा। तालिबान ने लोगों की सुरक्षा, महिलाओं को उनके हक देने का जो वादा किया है उसे वो किस हद तक पूरा करता है, ये देखने के बाद ही ब्रिटेन अफगानिस्तान के बारे में अपनी नीति फाइनल करेगा। लेकिन डोमिनिक रॉब के बगल में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी खड़े थे। दोनों नेताओं की आज ही मुलाकात हुई थी। मुलाकात में पाकिस्तान ने ब्रिटेन को तालिबान की सरकार को मान्यता देने के लिए राजी करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद शाह महमूद कुरैशी के पास कहने को ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ इतना बोले कि तालिबान अब एक रियलिटी है और उसे लेकर सभी मुल्कों की अप्रोच प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। Taliban represents one. तालिबान अब वास्तविकता है, सच्चाई है, और यही वजह है कि हमने कहा है कि पड़ोसी के नाते, दोस्त के नाते तालिबान को लेकर समावेशी सोच रखना हित में होगा। हमें उनसे व्यापार करना होगा, वरना हम किससे बात करेंगे? जो भी इंचार्ज है उससे बात करनी जरूरी होती है। हमें लगता है कि ये एक अवसर है, 40 साल बाद शांति का एक सुनहरा मौका है। इसलिए अगर वहां तालिबान में कोई है जो शांति और स्थिरता की वकालत करता है, तो वो दोस्त है, और हम उस वास्तविकता के साथ काम करेंगे। पाकिस्तान का दावा है कि तालिबान बदल गया है। तालिबान के जरिए अफगानिस्तान में शांति होगी। तालिबान अच्छा दोस्त है, वो सबको साथ लेकर चलेगा। लेकिन ब्रिटेन का शक बिल्कुल सही है। जिस वक्त ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने इस्लामाबाद में खड़े होकर तालिबान के मंसूब पर शक जाहिर किया, उस वक्त काबुल की सड़कों पर महिलाओं का एक ग्रुप तालिबान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था। तालिबान ने कहा था कि महिलाओं को नौकरी देने की आजादी होगी, लेकिन महिलाओं को घर बैठने को कहा गया, दफ्तर आने से रोक दिया गया है। तालिबान ने लड़कियों को अकेले घर से न निकलने का फरमान सुना दिया है। स्कूलों में, कॉलेजेस में लड़कियों पर लड़कों के साथ पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसलिए महिलाएं तालिबान का विरोध कर रही हैं। पहले हेरात और आज काबुल में महिलाओं ने बड़ी हिम्मत करके प्रोटेस्ट जताया। उनका कहना था कि 20 साल में जो कुछ पाया वो उनसे छीना नहीं जाना चाहिए। राइट टू वर्क के साथ राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए। महिलाओं को सरकार में शामिल किया जाना चाहिए। उनका भी अफगानिस्तान की सरकार में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। पिछले 20 साल से हम महिलाओं ने जिंदगी के हर पहलू में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिस्सा लिया है। हमें कोई मिटा नहीं सकता, हमें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हम तालिबान की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से खास तौर पर दुनिया की महिलाओं से कहना चाहते हैं कि वो हमारा समर्थन करने के लिए आगे आए, हमारी मदद करें। काबुल में प्रोटेस्ट क्यों हुआ, महिला सड़कों पर क्यों उतरी, उसकी वजह यह है कि तालिबान किसी के नहीं सुनता। शरिया के नाम पर जो काम वो पहले करता था वो अब भी कर रहा है और उसे जस्टिफाई भी कर रहा है। जिस वक्त काबुल में महिलाएं तालिबान के खिलाफ विरोध जता रही थी, उसी वक्त काबुल में ही कई जगहों पर महिलाओं के पोस्टर्स को हटाया जा रहा था। जो पोस्टर बचे हुए थे उन्हें ढकने के लिए सफेद पेंट कर दिया गया। अब आप सोचिए, जो तालिबान महिलाओं के पोस्टर्स तक को ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता, वो भला अफगानिस्तान की महिलाओं को बिना डर, बिना भय के काम करने का माहौल कैसे देगा? उन्हें बराबरी का हक कैसे देगा? तालिबान के लिए सरकार बनाना जितना मुश्किल है, उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा इस सरकार को चलाना। अफगानिस्तान की इकोनॉमी की हालत बहुत बुरी है। काम चलाने के लिए तालिबान अब चीन से मदद मांग रहा है। चीन को लगता है अच्छा मौका है। चीन तालिबान की जरूरतों का इस्तेमाल जिनजियांग प्रोविंस में उइगर लोगों की बगावत को दबाने के लिए करना चाहता है। उइगर पश्चिमी चाइना में एक मिलिटेंट इस्लामिक संगठन है जो जिनजियांग प्रोविंस को आजाद कराना चाहता है। वहां एक अलग मुल्क तुर्किस्तान बनाना चाहता है। चीन को लगता है कि तालिबान वहां के हालात को कंट्रोल करने में उसकी मदद करेगा। चीन की नजर अफगानिस्तान के मिनरल्स पर भी है। अफगानिस्तान की मिनरल वेल्थ बहुत ज्यादा है। अमेरिका भी यहां चीन की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। अमेरिका को आशंका है कि चीन अब तालिबान को आर्थिक मदद देने के बदले बगराम एयरफोर्स पर भी कब्जा करने की कोशिश में है और यह भारत के लिए खतरा हो सकता है। चीन उन मुल्कों में है जिन्होंने अफगानिस्तान में अपना दूतावास अभी भी खुला हुआ है।
चीन ने लगातार तालिबान से बात की है। अगले हफ्ते अगर तालिबान की सरकार बनी तो चीन उससे मान्यता देने वाले मुल्कों में सबसे आगे हो तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब रुक करते हैं अपने देश की खबरों का। आज पंजाब असेंबली में भी कांग्रेस की गुटबाजी साफ नजर आई और विपक्ष ने कैप्टन और सिद्धू के झगड़े का फायदा उठाने की कोशिश की। असल में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर असेंबली का एक दिन का स्पेशल सेशन बुलाया था। जब तक सदन में श्री गुरु तेग बहादुर की बात हुई, जब तक उनके बलिदान और त्याग को याद किया गया, तब तक सब खामोश रहे। लेकिन जैसे ही सदन की कार्रवाई स्थगित करने का प्रस्ताव आया तो विपक्ष ने वोटिंग की मांग की। कोशिश ये थी किसी तरह कैप्टन और सिद्धू का झगड़ा सदन में दिखाई दे, बटी हुई कांग्रेस दिखाई दे। इसके बाद अकाली दल ने कैप्टन सरकार से बहुमत साबित करने की मांग की और हंगामा शुरू कर दिया। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले भी कांग्रेस के दो गुटों की दरार साफ साफ दिखाई दे रही थी। सदन शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के विधायकों को चाय पर बुलाया, लेकिन सिद्धू कैंप के मंत्री और विधायक कैप्टन की टी पार्टी में नहीं पहुंचे। सदन की कार्रवाई के दौरान भी सिद्धू के सपोर्टर मंत्री और विधायक पीछे की तरफ अलग अलग बैठे रहे। यहां तक कि कैप्टन से नाराज 4 मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, सुख सरकारिया और चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से दूरी बनाकर बैठे हुए थे। चूंकि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया का नाम लेकर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, आज मजीठिया को मौका मिला तो उन्होंने सिद्धू पर कमेंट किया। मजीठिया ने कहा कि अगर आज वोटिंग हो जाती तो असलियत सामने आ जाती, पता लग जाता कि वाकई में सिद्धू के साथ कितने लोग हैं। हकीकत सामने ना आ जाए इसलिए सिद्धू और उनके सपोर्टर्स ने वोटिंग नहीं होने दी। मैं तो क्या जी आज पता लग जू कांग्रेस ठोको ताली दे कोल किन्ने एमएलए आ ते कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर कोल किन्ने एमएलए आ, मगर भज गई कांग्रेस प्रोटेस्ट तो। मैनू तो आस सी कि ये आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ठोको ताली आप लैके आऊ और इसलिए लैके आऊ कि ये चाहता 3 रुपए बत्ती हो जाए। भावें सारे देश से 3 रुपए बिजली कितने नहीं मिलती, मगर तुहानू पता है जट ठोको ताली कुछ कर सकता, बोलण नू बहुत तेज है। मैं कह चेहरे नंगे हो जाणगे। तू लिया प्रस्ताव, असी सारे तेरे नाल आ, तू लिया के रोका दा मसला हल होवे ना, पीपीए कैंसल करने, ये कर दो वो कर दो, ये मुद्दे नहीं। अखीर च बिजली किन्ने दी मिल रही है मुद्दा ए, मगर इस तरह लोकां नू मूर्ख बनाई जाओ आपदी सरकार दे। फिर तुसी जे एडे ना सहमत हो फिर इस्तीफा क्यों नहीं देंदे? जे तुहानू भरोसा नहीं आपदे मुख्यमंत्री ते इस्तीफा दे दे। यू कांट मेक फूल ऑफ पीपल लाइक दिस। अरे नारे जिथे लगदे होण उन्हां दा ही सत्कार नहीं हो रहा ते इत्थे आके भाषण दा की फायदा जी? जे वाकई गुरु साहब दा सत्कार है ते इंदिरा गांधी तो एयरपोर्ट दा नाम बदलो और दूजा जेडे किसान उत्थे बैठे उन्हां दी गल सुणदे काले कानून रद्द करो। कांग्रेस के आपसी झगड़े से आम आदमी पार्टी भी जोश में है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो सदन में कैप्टन सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहती थी। आम आदमी पार्टी के विधायक अहमद अरोड़ा ने कहा कि उन्हें भरोसा था कांग्रेस में कैप्टन का विरोधी खेमा विपक्ष का साथ देगा। इस डर से कैप्टन सरकार ने सदन स्थगित करवा दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, क्योंकि लोगों को फेस नहीं कर सकती, क्योंकि पौने 5 साल में किया कुछ नहीं है। इस करके सिर्फ आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा की मीटिंग बैठक होनी चाहिए, उसको पूरा करके अब आगे वाले दिनों में पता नहीं ये सेशन दोबारा बुलाते हैं या नहीं बुलाते। मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर इनकी नीयत साफ है, अगर ये चाहते हैं पंजाब के लोगों के मुद्दे विधानसभा में डिस्कस हों, तो 15 दिन अभी करने का क्या नुकसान था इनको? सो मेरे को ये लगता है कि पंजाब सरकार अपनी नाकामयाबियों की वजह से गुरु साहब को समर्पित इस दिन के पीछे छुप के अपनी जो नाकामयाबियां वो छुपाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि पंजाब के लोगों को फेस करना पड़ेगा और जवाब देने पड़ेंगे कि जो गुटका साहब को कस्में खाई थी उन वादों का क्या हुआ। अकाली दल ने फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की तो सिद्धू के खास परगट सिंह ने इसका जवाब दिया। परगट सिंह ने कहा कि अकाली दल को अपने गिरवा में झांकना चाहिए। कृषि कानून जब बनाए गए थे तब अकाली दल के नेता केंद्र में मंत्री थे। कांग्रेस के अंदर चल रहे झगड़े पर परगट ने कहा कि पार्टी में मुद्दों को लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कोई भी नेता अपने लिए नहीं लड़ रहा।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ, ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ। अकाली दल और आम आदमी पार्टी कैप्टन सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर रहे थे। इस पर कैप्टन के करीबी कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। राजकुमार वेरका ने कहा, दोनों पार्टियों के नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। कहाँ जाना है किसी ने, भैया जीना जहाँ मरना जहाँ, कांग्रेस के सिवा जाना कहाँ। इन्होंने कांग्रेस में जीना है, कांग्रेस में मरना है, कहीं कोई जाने वाला है ही नहीं। और उन्होंने जब विक्रम मजीठिया कह रहे थे कि फ्लोर टेस्ट करवाओ, तो सबसे ज्यादा विरोध विक्रम मजीठिया का किसने किया? सिद्धू साहब के जो साथी थे, जो कांग्रेस के साथी थे, सबने रल के किया। सपने क्यों देख रहा था कि सरकार गिर जाए? अरे वो उनके सपने क्या है, मुंगेरी लाल के है वो सपने। उनके सपनों को कौन देखता है? वो बेचारे अपने घर में, मुझे बताओ, अपनी बीवी का नाम को बेगम रख ले तो रख ले ना, तो वो बेगम थोड़ी हो जानी है बेचारी। तो ये घर में अपने जो मर्जी करते रहे, कुछ होने वाला इनका नहीं है। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी, इन फाइटिंग कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि वहां जब जब कांग्रेस के नेता आपस में लड़े हैं, तब तब कांग्रेस ने ही कांग्रेस को हराया है। जब तक नवजोत सिंह सिद्धू हाशिए पर थे, कैप्टन की सरकार ठीक ठाक चल रही थी। विरोधी दल भी मानकर बैठे थे कि पंजाब में कांग्रेस फिर से आ जाएगी। लेकिन जब से सिद्धू प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें चीफ मिनिस्टर को नीचा दिखाने का लाइसेंस मिल गया है। अब आम आदमी पार्टी और अकाली दल दोनों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। उन्हें लगता है कांग्रेस इसी तरह आपस में लड़ते रहेंगे तो उनका चांस बढ़ सकता है। सबसे ज्यादा परेशानी में हरीश रावत है, जिनका काम बड़ा मुश्किल है। वो सिद्धू और कैप्टन को साथ लाने की कोशिश में लगे हैं, कांग्रेस को एक करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन अब उन्हें भी लगता है कि शायद सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर गलती हो गई। सिद्धू को मनाने के चक्कर में हरीश रावत खुद एक गलती कर बैठे और अब वो इसका प्रायश्चित कर रहे हैं। आज हरीश रावत ने गुरुद्वारे में जाकर झाड़ू लगाई, जूते साफ किए। असल में हरीश रावत 3-4 दिन पहले पंजाब में थे। 4 दिन पंजाब में रहे, कैप्टन और सिद्धू का झगड़ा सुलझाने की कोशिश की। सिद्धू और उनके सपोर्टर्स विधायकों के साथ मीटिंग के बाद हरीश रावत ने सिद्धू और पंजाब कांग्रेस के 4 वर्किंग प्रेसिडेंट की तुलना पंज प्यारों से कर दी थी। जब विरोध हुआ, आवाज उठी, तो हरीश रावत ने माफी मांगी और कहा था कि उनसे गलती हो गई, वो इस गलती का प्रायश्चित करेंगे। उत्तराखंड जब पहुंचे तो गुरुद्वारे में जाकर उन्होंने झाड़ू लगाई। आज हरीश रावत नानक मत्ता गुरुद्वारे पहुंचे, झाड़ू लगाई और जूते साफ करके प्रायश्चित किया। पंजाब के 5 लीडिंग पॉलिटिशियन के लिए उसको उस शब्द का हमने सम्मान समझ करके, सम्मानजनक शब्द समझ करके वो उपयोग किया। हमने कोई तुलना नहीं की, क्योंकि पंज प्यार है, किसी की तुलना हो ही नहीं सकती। अद्भुत प्यार है और फिर गुरु के पंज प्यारे हैं, उससे किसी की तुलना करने की। मैंने 2 दिन पहले भी कहा था कि हरीश रावत शरीफ आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इसका प्रायश्चित भी किया, वरना कोई उनसे पूछने वाला तो था नहीं। अकाल तख्त ने उन्हें कोई सजा भी नहीं दी थी, लेकिन फिर भी वो गुरुद्वारे में गए और सिख परंपरा के मुताबिक झाड़ू लगाई, जूते साफ किए। वहां प्रायश्चित करने का यही सबसे अच्छा तरीका है और ये बड़ी बात है। ऐसा करने के लिए बड़ा दिल चाहिए, हिम्मत चाहिए, जो सब लोगों में नहीं होती। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो गलती करते हैं, उनकी गलती के सबूत मिल जाते हैं, इसके बाद भी वो खुद को सही और दूसरों को गलत बताते हैं। बड़े पद पर होने और नेता होने का रौब दिखाते हैं। बिहार के एक एमएलए ने आज ऐसा ही किया। जेडीयू के एमएलए गोपाल मंडल
ट्रेन कोच में अंडरगारमेंट्स पहनकर टहल रहे थे। कुछ यात्रियों ने विरोध किया, टोका तो नेताजी ने और उनके सपोर्टर्स ने यात्रियों की पिटाई कर दी। विधायक जी सोच रहे थे कि रात के वक्त ट्रेन में अगर झगड़ा झंझट हुआ तो कौन देखेगा, कहां से सबूत आएगा। लेकिन नेताजी भूल गए, आजकल सबके हाथ में मोबाइल होता है, हर मोबाइल में कैमरा है। नेताजी की इस हरकत का वीडियो बन गया और पिक्चर्स वायरल हो गई। अब नेताजी सफाई देते घूम रहे हैं। हुआ यूं कि जेडीयू के एमएलए गोपाल मंडल तेजस एक्सप्रेस से पटना से दिल्ली आ रहे थे। अपने 3-4 सपोर्टर्स के साथ एसी कोच में सफर कर रहे थे। रात का वक्त था, कोच में कुछ लोग अपने परिवारों के साथ सफर कर रहे थे, महिलाएं थी, बच्चे थे और गोपाल मंडल ट्रेन में अंडरवियर और बनियान में घूमने लगे। प्रहलाद पासवान नाम के यात्री ने गोपाल मंडल को टोका तो गोपाल मंडल भड़क गए और अपने रुतबे का रौब दिखाने लगे। तू मैं हुई तो नेताजी के चेहरे चपाटे आ गए। प्रहलाद पासवान को पीट दिया। मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन रेलवे पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को शांत कर दिया। लेकिन जब ट्रेन दिल्ली पहुंची तो प्रहलाद पासवान ने पूरे मामले की दिल्ली जीआरपी में लिखित शिकायत दर्ज कराई और नेताजी की पिक्चर्स सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। एमएलए साहब की हरकत सबको पता चल गई और मामला सियासी हो गया। आरजेडी से लेकर बीजेपी तक सबने सवाल उठाए। तेजस जैसे राजधानी में और उनके दल के लोग जिस तरह से हरकत किया है, अर्धनग्न इसको कहेंगे, और घूम रहे हैं और महिला विरोध की, जेंट्स विरोध किया। मुख्यमंत्री को इस पर एक्शन लेना चाहिए और उनके दल में इस तरह के ज़्यादा चीज़ें हो रही है और उनके दल में इस तरह के लोग को ही पाला जाता है ताकि किसी को गाली दिया जा सके। ट्रेन तो घर नहीं होता, ट्रेन घर पे आदमी किसी भी कपड़े में रहे, लेकिन जब पब्लिक में जाते हैं तो उनको व्यवहार में एक मर्यादा स्थापित करनी होती है। और अगर बाथरूम जा रहे हैं अपने कैबिन से निकलकर तो पूरे कपड़े पहनने चाहिए ताकि कोई बिहार की छवि पे असर न पड़े। शाहनवाज हुसैन ने बिल्कुल सही बात कही। जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो शालीनता का पालन करना ही होता है और ट्रेन एक सार्वजनिक जगह है। जेडीयू के नेता भी अपनी पार्टी के विधायक की हरकत से शर्मसार हैं। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि गोपाल मंडल को पार्टी कई बार फटकार लगा चुकी है, लेकिन गोपाल मंडल मानते ही नहीं। गोपाल मंडल ने जो किया वह अशोभनीय है, अमर्यादित है। तो ये मुझे ऐसा लगता है उनको अनेक अवसरों पर पार्टी की ओर से ऐसे विवादित बयानों के लिए स्पष्टीकरण पूछा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आज की घटना ने एक बार फिर लोगों को शर्मसार किया है। राजनेताओं को परिधान, आचरण, बोलचाल, इन सभी जो प्रकार के जो जीवन शैली के हिस्से हैं उसमें संतुलन जरूर साधना चाहिए और ये अशोभनीय आचरण दिखता है। पार्टी जरूर उनसे इन मसलों पर जानना चाहेगी कि इस तरह की हरकतों से वो क्या संदेश देना चाहते हैं। इस बात की शिकायत बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा तक पहुंची। वो भी गोपाल मंडल की तस्वीरें देखकर शर्मिंदा हैं। स्पीकर ने कहा कि गोपाल मंडल का आचरण ठीक नहीं था, इसलिए इस मामले की जांच होगी। इस तरह का कहीं से सराहनीय और उचित कदम नहीं माना जा सकता है। हम तो आग्रह करेंगे कि पूरी बात माननीय विधायक हमेशा हम बराबर कहते हैं कि ध्यान में रखें कि आपके हर व्यवहार और आचरण पर कई लोगों की नज़र रहती है और हमारी जिम्मेवारी है कि न हमारा क्षेत्र, न हमारा समाज, न हमारा राज्य लज्जित हो। विधायकों के आचार समिति हमारा है, उसको देखेगा। उस तरह के मामला आते हैं, उनके दल के नेता भी इस मामला को संज्ञान में लिए होंगे। चूंकि बीजेपी ने, आरजेडी ने, जेडीयू ने, सभी पार्टियों ने कहा कि गोपाल मंडल का जो व्यवहार है वो शालीनता के खिलाफ है, उस पर एक्शन होना चाहिए, तो नीतीश कुमार से गोपाल मंडल के व्यवहार के बारे में आज सवाल पूछे गए, लेकिन मुख्यमंत्री से कोई जवाब नहीं मिला।
सर विधायक जी के बारे में क्या क्या कार्रवाई हो रही है सर? सर मंडल जी के बारे में सर। हालांकि जब शोर मचा, मीडिया में चर्चा हुई, गोपाल मंडल को लगा कि मामला बिगड़ गया है, उनकी हरकत का वीडियो भी है, तो गोपाल मंडल सफाई देने के लिए सामने आए। उन्होंने खुद को मासूम और उनकी हरकत का विरोध करने वालों को साजिश रचने वाला बताया। गोपाल मंडल ने कहा उनका पेट खराब था, इस चक्कर में सारी गड़बड़ हुई है। सच्चाई है, वास्तविक में हम अंडरवियर और गंजी में थे, क्योंकि जैसे ट्रेन में चढ़े कुछ ही दूर तक निकले थे। मेरा पेट खराब था। मैं जो बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, झूठ में बोलता नहीं हूँ। इससे झूठ बोलने से मेरा फांसी नहीं पड़ जाएगा। तो बात यह है कि जैसे हम चढ़े तो कुछ देर के बाद लेट्रिन लगा, तो पतला पैखाना हो रहा था। हम फटाफट कुर्ता पैजामा फेंक किए, तौलिया गमछे यहाँ पर लिए, वो तौलिया को कस नहीं पाया। हम चले गए, जैसे गए थे बस जस्ट हमारे बर्थ के आगे में दूसरे का बर्थ था। वो बोला कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नंगा होके। हमने क्या बात हुआ? अरे लेट्रिन जा रहे हैं, बहुत जोर लेट्रिन हमको लगा है भाई। तो आप किस ड्रेस में? हम दिखते हैं हाफ पैंट में, हम हैं हाफ पैंट में हैं, जंघिया यहाँ से यहाँ तक पहनते हैं हम। तो है आप नंगा होके जा रहे हैं, हम जाएंगे भाई, पैखाना लगा है। हाथ हमारा पकड़ लिया, डिस्टर्ब कर दिया। हम झमारे दौड़ के हम गए, लेट्रिन किए, लेट्रिन करके तब निकले। निकल के हम बोले कि भाई आप कौन हैं? आम पब्लिक हम हैं। हम उसका मार्क्स उतारे, आम पब्लिक हैं। आम पब्लिक ऐसे एक विधायक के साथ करता है, हमको क्या पता आप विधायक हैं क्या है। और बोला लड़की के बारे में, कुछ के बारे में कोई नहीं था, कोई महिला थी ही नहीं उस जगह। खैर हमसे भूल हुई, सही बात है, लेकिन यही पेट खराब रहने के कारण मैं अपना बनियान डुअथी में, इसमें गंजी और इसमें जंघिया में, तो जंघिया कच्चा नहीं था, वो फूल जंघिया था मेरा। उसके बाद यही बोले, वो बोलने लगा भड़बड़, ऐसे नेतागिरी होता है, आप अपने को विधायक समझते हैं। वो दारू पिए हुए मूड में था, वो दारू, तब तक हमारे भी समर्थक जुट गए, सब कुछ हो गए। हम चाहे कि उसको कुछ बोले। अब दारू पिए हुए कौन था, ये तो आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं। गोपाल मंडल ने विरोध करने वाले यात्री को ही कसूरवार ठहरा दिया, लेकिन प्रहलाद पासवान जिन्होंने शिकायत की थी वो भी सामने आए। उन्होंने कहा गोपाल मंडल ने पहले गलती की, अब उसे छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जांच होगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी। एकदम छोटी सी मामला, वो एक आदमी जो ट्रेन में सफ़र कर रहा हो और दूसरा आदमी भी सफ़र कर रहा हो, तो वो एक आदमी को जाते हुए देखे हम, जो थे मात्र गंजी जंघिया में। वो उसी गंजी जंघे पे चलने के कारण मैं उनको पूछा कि ऐसे क्यों चले, आप गमछी लपेट ले। मेरा सिर्फ इतना ही गलती है, अगर ये गलती है तो इसका मैं गुनहगार हूँ। विधायक जी गए, बाथरूम करके आए, अपने साथ जो उनके साथ वर्कर थे, कि उनका फाइटर थे कौन पता नहीं, लेकिन 4 आदमी उधर से आए और हमको गाली गलौज करने लगे, एकदम अभद्र, मतलब गाली गलौज, जो हम मुंह से अपना तो नहीं बोल सकते क्योंकि फिर हम ही को सुनना पड़ेगा। और वो हमको जाति सूचक शब्दों से संबोधित किए, क्योंकि वो लगता है किसी टीटी से या किसी से पूछ लिए होंगे कि है कौन, तो बता दिया होगा। जबकि वो बोल रहे हैं कि मेरे पास टिकट नहीं था, जबकि टिकट भी है मेरा। बोल रहे हैं कि हम भाग गए, जबकि दूसरे कोच में हमको शिफ्ट कराया गया है? और बोल रहे हैं महिला नहीं है, तो चार्ट चेक सरकार करा लेगी। जांच आयोग, जांच में जो रहेंगे अधिकारी, वो चार्ट चेक करेंगे निकलवा के, जब आगे प्रक्रिया बढ़ेगा तो उसमें दिखेगा। मैंने इस मामले में जानकारी हासिल की है, गोपाल मंडल ने सरासर गलती की है, गलती जानबूझकर की है। वो नशे में थे, सत्ता के नशे में सामाजिक मर्यादा को ताक पर रखा। प्रहलाद पासवान की बात सुनकर यह साफ है कि गोपाल मंडल बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और हैरानी की बात यह कि इस तरह की हरकत गोपाल मंडल ने कोई पहली बार नहीं की है। अपने बयानों के चक्कर में वो कई बार विवादों में रहे हैं, पार्टी ने कई बार उनको वार्निंग दी है, लेकिन वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी हैं, इसलिए कई मौकों पर बीजेपी के नेताओं और बिहार के मंत्रियों को औकात दिखाने की बात कह चुके हैं। मुझे लगता है कि प्रहलाद पासवान की तारीफ होनी चाहिए, उन्होंने हिम्मत दिखाई, शिकायत की, गोपाल मंडल को टोका, उनके गुर्गों से डरे नहीं, लिखित शिकायत की। अब जांच होगी और जांच के बाद कानूनी कार्रवाई होगी।
लेकिन ऐसे मामलों में जांच से बेहतर होता है मुख्यमंत्री का एक्शन। अच्छा होता नीतीश कुमार गोपाल मंडल की इस तरह की हरकत पर खामोश रहने के बजाय उनके खिलाफ एक्शन लेते, इससे जनता के बीच उनका मान बढ़ता। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद अब दिखाएंगे वो सुरंग जो दिल्ली असेंबली से लाल किले तक जाती है। एक इंटरेस्टिंग खबर आपको बताता हूं, दिल्ली विधानसभा में वो जगह जहां पर विधायक बैठते हैं वहां पर एक सुरंग मिली है और दावा ये सुरंग 7 किलोमीटर लंबी है और लाल किले तक जाती है। अब दिल्ली विधानसभा के स्पीकर ने इस सुरंग को रेनोवेट कराने का फैसला किया है और टारगेट यह है कि अगले साल 15 अगस्त तक इस सुरंग को आम लोगों के लिए खोल दिया जाए। इस सुरंग की हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल अंग्रेजों के जमाने में दिल्ली विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। तब पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन गई तो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की बिल्डिंग को कोर्ट में बदल दिया गया। जो क्रांतिकारी लाल किले में कैद होते थे उन्हें इसी सुरंग के जरिए कोर्ट लाया जाता था। आज हमारे संवाददाता पवन नारा इस सुरंग के अंदर गए। पवन ने बताया कि कुछ दूरी पर जाकर ये सुरंग बंद हो जाती है। इसमें मिट्टी भरी है और अब इसे हटाया जा रहा है। ये वो सुरंग है जो पता चली है। इसके बारे में पहले भी जानकारी था लेकिन पब्लिक स्पेस में ये पहले आई है। ये सुरंग माना जाता है कि लाल किले तक जाती है। तो सिर्फ यहां दिखाना मकसद नहीं, एक बार थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे कैमरामैन आए तो आप अगर नीचे आएंगे तो ये सुरंग काफी लंबी सुरंग है और माना यह जाता है कि ये सुरंग लाल किले तक जाती है। आगे दिखाएं उससे पहले आपको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। इस वक्त हम सुरंग के अंदर मौजूद हैं। ये सुरंग का हिस्सा यहां से बंद है। ये सुरंग अगर आप सामने देखेंगे तो हमें यहां लाइट का इंतजाम करना पड़ेगा। ये सुरंग वहां आगे तक जाती है और माना यह जा रहा है कि यह सुरंग लाल किले तक जाती है। सुरंग ऐतिहासिक है। उसको समझने के लिए आप इसकी छत की तरफ देखिए। अगर छत की तरफ देखेंगे तो इसकी छत पर आपको पुरानी लकड़ी दिखाई देगी। हालांकि इस सुरंग की कुल गहराई कितनी है, कहां तक जाती है, कहां तक रास्ता है, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल की तरफ से कहा गया है कि इस सुरंग को डेवलप किया जाएगा और बाद में इसे जनता के लिए खोला जाएगा। असेंबली से लाल किले तक 7 किलोमीटर की सुरंग मिलना हैरानी की बात तो है, लेकिन अब इस सुरंग के जरिए कभी कोई लाल किले तक पहुंच नहीं पाएगा। इसकी वजह है कि अब मेट्रो बन गई है, सीएनजी और पीएनजी की लाइंस बिछी हुई हैं, बिजली के तार हैं, केबल्स हैं, इसलिए पूरी सुरंग को खोलना और साफ करना संभव नहीं होगा। सिद्धार्थ शुक्ला का आज मुंबई के एक शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया। भारी बारिश के बीच हजारों फैंस अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद, लेकिन वो हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे। आज हजारों लोगों ने नम आंखों से सिद्धार्थ को अंतिम विदाई दी। आज मुंबई के ओशिवारा क्रेमेटोरियम में सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार किया गया। सिद्धार्थ की मां, उनकी बहनें और उनके मित्र शहनाज गिल मौजूद थी। शहनाज का हाल देखकर हर शख्स की आंखों में आंसू आ गए। सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार ब्रह्मकुमारी रीति रिवाजों से हुआ। सिद्धार्थ अपनी मां के साथ कई साल से ब्रह्मकुमारी सेंटर में जाकर मेडिटेशन करते थे। वो काफी आध्यात्मिक हो गए थे। आज जब ओशिवारा शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, उस वक्त मुंबई में काफी तेज बारिश हो रही थी। फिर भी उनके हजारों चाहने वाले, उनके फैंस वहां मौजूद थे। हालांकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से और कोरोना के प्रोटोकॉल की वजह से कम लोगों को अंदर आने दिया गया। सिद्धार्थ की बॉडी को एम्बुलेंस में ही क्रेमेटोरियम तक लाया गया और फिर अंतिम संस्कार किया गया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।